नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद खास पेशकश इंडिया इन्वेस्टर वीक में। जी हाँ, जहाँ इस पूरे हफ्ते हम आपको बताने वाले हैं कि एक निवेशक या सफल निवेशक बनने के लिए आपको किस तरह के कदम उठाना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे विकल्पों के बारे में शायद आपको पता होगा, लेकिन एक सफल निवेशक बनने के लिए क्या केवल निवेश के विकल्पों को जानना काफ़ी है? ओवरऑल आपकी निवेश और कमाई और अपने पैसों को संजोकर रखने की समझ कहाँ तक पहुँची है और कैसे उसको और बढ़ाया जा सकता है, यही मंशा है इस पूरे हफ्ते इंडिया इन्वेस्टर वीक के ज़रिए जो ये हम खास पेशकश लेकर आए हैं। और आज बेहद ख़ास मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। अक्सर आपने ये कहावत सुनी होगी, आमदनी अठन्नी लेकिन खर्चा रुपया। जी हाँ, यहाँ पर अगर इसको निवेश के संदर्भ में समझें या आपके ऊपर कर्ज के संदर्भ में अगर इसको समझना चाहें तो माहौल ऐसा हो गया है कि लोग एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी ईएमआई का बोझ है जो उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब से लेकर अगले आधे घंटे जो हम बात करने वाले हैं वो इसी मुद्दे पर है कि कैसे अपनी ईएमआई को कम किया जाए और अपनी एसआईपी को बढ़ाया जाए। मेरे साथ इस खास चर्चा में बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एआर हेमंत, कम्युनिकेशन हेड, बैंक बाजार; अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर rectifycredit.com; और रितेश श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ फ्रीड। आप तीनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और आप ही तीनों की कर्ज का पोर्टफोलियो जो है उसी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी आप शो पर आते हैं तो इस तरह की बातें हमेशा होती है कि कर्ज को कैसे कम किया जाए या बढ़ता कर्ज कितना बड़ा सिरदर्द है भारत के लिए। रितेश, आपके पास आऊँगी। कर्ज के नाम पर भले ही पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी तरह की फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो, क्या है आपके ऊपर? वेल, आई थिंक कविता, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट। एक क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी जो मुझे लगता है वो काफ़ी इंटेंस बन सकता है एक बोरोवर के लिए, गिवन द अंडरस्टैंडिंग दैट एपीआर, इंटरेस्ट रेट, मिनिमम पेमेंट्स। इसकी बात कर रही हूँ रितेश। हम बाकी ज्ञान चर्चा में बाद में आएंगे। निजी कर्ज कितना है आपके ऊपर, उसके बारे में बताइएगा। तीनों से यही सवाल होंगे, अपने अपने जवाब सोच लीजिए, अपर्णा और हेमंत भी। सॉरी जी रितेश। या सो क्रेडिट कार्ड कर्जा मैं नहीं रखता हूँ कविता। मैं जो भी ट्रांजैक्शन होता है ट्राई टू रीपे इन फुल। अच्छा। एक होम लोन है जिसका छोटा सा बैलेंस है जो पे कर रहा हूँ, और यू नो ट्राई टू कीप माई सेल्फ डेट फ्री एंड स्टे अवे फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट लोन्स टू द बेस्ट दैट आई कैन। चलिए, तो मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रीच भी करते हैं, तो रितेश इस मामले में पास हो गए। ठीक है, हेमंत आपके पास आती हूँ। कितना कर्ज है आपके ऊपर? ओके, सो मैं अपना दूसरा होम लोन चुकाने के कगार पर हूँ, सो आई विल बी डेट अरे, फ्री। दूसरा होम लोन कहा आपने? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो अब इसको सुन रहे होंगे वो जानना चाहते हैं, भाई साहब रणनीति क्या है, ये जानना है मुझे। हेमंत, मैं आपसे ज़रूर ये सवाल वापस पूछने वाली हूँ। बहरहाल, दूसरा होम लोन चुकाना चाह रहे हैं आप, बताइए। हाँ। सो वो लोन मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ, कुछ साल में या कुछ महीनों में शायद कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैं एक क्रेडिट कार्ड रखता हूँ, और इन द पास्ट मैंने एक कार लोन भी चुकाया है और छोटे मोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स वगैरह भी चुकाए हैं। क्रेडिट कार्ड की बात है तो मेरा मेथड ये है कि मैं बिल जनरेट होने के लिए वेट नहीं करता हूँ। मैं ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुकाते जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे यूथ में एक दो हादसे हो चुके हैं जहाँ पे मैंने अपने बैंक से भी पैसे खर्च कर दिए और क्रेडिट कार्ड से भी पैसे खर्च कर दिए, और महीने के एंड में जब बिल जनरेट हुआ तो मेरे पास चुकाने के पैसे नहीं थे। तो मैंने वो आदत सुधार ली और अब मैं ऑनगोइंग बेसिस पे अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुकाता जाता हूँ, और जब तक बिल जनरेट होता है वो बैलेंस जीरो हो चुका होता है। चलिए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो गलती की जाती है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो भारी पड़ता है, और उसी सीख को आप आगे ले गए हैं। अपर्णा, आप पर कितना कर्ज है? Kavita, so Hemant, at the onset, you are not a good credit card customer for the bank then. अगर आप ongoing ही चुकाने जाओगे। So, coming back to your question, I have no other loans. मेरे पास 3 credit cards है जो मैं regularly spend करती हूँ, और उसको मैं लास्ट डे के सुबह इंटरनेट बैंकिंग से अपना बिल क्लियर करती हूँ।
So that is what it is. So there is no delayed payment, but मैं पहले भी पैसे नहीं, घर पे अभी और कोई लोन नहीं है। कविता। चलिए, ये चीज़ मैंने इसीलिए पूछी हमारे तीनों मेहमानों को, ताकि हमें ये समझ में आए कि जो पैनल पर बैठते हैं, एक तो क्या वाकई वो जो सीख आपको दे रहे हैं, क्या वो अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में उसका अमल करते हैं कि नहीं करते हैं, और दूसरा ये जिस तरह से अमल करते हैं उससे आपको क्या सीख मिलती है, आप भी इनकी तरह कैसे बन सकते हैं। यही कोशिश होगी अगले कुछ आधे घंटे के आसपास के समय में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक जो चीज़ समझ में आ रही है, तीनों के ऊपर लोन, तीनों के पास क्रेडिट कार्ड हैं, तो जिस तरह से आप लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कर्ज और निवेश का तालमेल बैठाते हैं, रितेश आपके पास आती हूँ पहले सवाल को लेकर, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप तीनों तो इसी व्यवसाय में हैं जहाँ पर न सिर्फ आपको लोगों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाकर उनकी सहायता भी करनी पड़ती है। रितेश, सवाल आपसे ये है कि जब निवेश और कर्ज में तालमेल बैठाने की बात आए, तो आज की तारीख में इसको सही तालमेल बैठाने का कोई एक फॉर्मूला हो सकता है? क्या ऐसा कोई समय आपकी ज़िंदगी में आया जब आपको ऐसा लगा कि निवेश और कर्ज में मुझे बैलेंस आउट करना है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, एक फॉर्मूला अपनाना होगा, कुछ कैलकुलेशन करनी होगी? क्या था वो वक्त, और कुछ बताएं उसके बारे में। कविता, ग्रेट क्वेश्चन। और मेरा एक पर्सनल फिलॉसफी ये है दैट अगर आप एक कर्जा लेके निवेश कर रहे हैं तो वो एक तरीके से जुआ हो जाता है, एक गैम्बल हो जाता है, बिकॉज कोई भी निवेश आपको एक गारंटीड रिटर्न या श्योर अपसाइड प्रॉमिस नहीं करेगा, जहां पे भी अपसाइड आपका ज्यादा होगा, राइट? तो एक चांसेस हैं कि आप उस इन्वेस्टमेंट में मार खा सकते हैं, लेकिन जो आपका कर्जा है वो कंटिन्यू रहेगा और वो चलेगा। और स्पेशली जो आप कर्जा ले रहे हैं, आप उसका इंटरेस्ट रेट देखिए। एक बेसिक मैथ तो ये होता है कि आप कितने इंटरेस्ट रेट पे कर्जा ले रहे हैं, और आपको निवेश से अगर गारंटीड रिटर्न आ भी रहा है तो वो मैथ करके आप देखें कि आपको अपसाइड किस में मिल रहा है। बट मेरा एडवाइस ये रहेगा दैट कर्जा लेके निवेश करना I think is definitely not the brightest move. And I mean, currently हम देख रहे हैं मार्केट में काफी कस्टमर्स फ्रीड पे प्लेटफॉर्म पे एनरोल करना शुरू कर रहे हैं, कविता, जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स में पैसे लूज किए हैं और वो क्रेडिट कार्ड पे या पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एडवाइस आपके व्यूअर्स को ये रहेगा दैट कर्जा लेके निवेश ना करें। और मैंने लाइफ में जब जिन दिनों मैं अमेरिका में रहता था, एक दो बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कविता, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लर्निंग वहां से सीखी। करीब 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो वो लर्निंग मेरे साथ रही हमेशा कि कभी भी एक इन्वेस्टमेंट उधार लेके ना करें। जिसका जो चलन है हम बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और अपर्णा मेरे ख्याल से इस बात पर और हाईलाइट भी करेंगी। लेकिन उससे पहले हेमंत, मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि एक तो आप दूसरा अपना होम लोन चुका रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी हमको जाननी है। क्रेडिट कार्ड का बिल आप चुका देते हैं, आप वेट नहीं करते हैं बिल आने का, जब भी आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं और वो फ्री पैसा है, आपको लग रहा है कि वो पड़ा हुआ है, उससे बेहतर ये है कि आप अपना कर्ज चुका लें। ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, हर किसी को अपनानी भी चाहिए। लेकिन होम लोन चुकाने को लेकर आपने कैसे फोकस किया, कब फोकस किया? श्योर कविता। सो देखिए, आई थिंक हर उधारकर्ता का एक टाइमलाइन होना चाहिए कि मान लीजिए आपने भले ही 30 साल का या 20 साल का लोन लिया है, पर आपके दिमाग में आपने डिसाइड किया है कि आप 5 साल में पूरा चुका देंगे या 10 साल में पूरा चुका देंगे। तो चलिए मान लीजिए आपने 20 साल का लोन लिया है और आपका टारगेट है कि आप 10 साल में डेट फ्री होना चाहते हैं। तो आपको बस एक सिंपल सी चीज करनी है, वो ये है कि आपको इंश्योर करना है कि लोन का 10% हर साल आप चुका दें। बस आपने उस गोल को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, और ये एक बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट है। आप लोन का 10% हर साल चुका सकते हैं। शुरुआत के सालों में शायद थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप पर EMI प्रेशर्स होंगे, शायद आपकी उस समय इनकम कम हो, पर आप जैसे जैसे चुकाते जाएंगे, जैसे जैसे ये टाइमलाइन आगे बढ़ेगा,
आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होता जाएगा और आपके ईएमआई ज्यादा असरदार होते जाएंगे। सो आपको जो प्रीपेमेंट करना पड़ता है वो शुरुआत के सालों में ज्यादा होगा और एंड के सालों में वो प्रीपेमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, क्योंकि ईएमआई जो है, जो हेवी लिफ्टिंग जो है ईएमआई करने लगेंगे और आपको कम प्रीपे करना पड़ेगा। और इस तरह से आप थोड़ा 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 करके 10% हर साल चुकाते जाएंगे और डेट फ्री हो जाएंगे। अब आप इसमें और ज्यादा तेजी से भी जा सकते हैं या आप स्लो भी जा सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप चलिए। और रही लोन पेमेंट और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने की बात, देखिए ये अक्सर सवाल होता है कि क्या करना चाहिए, या ये करें या वो करें। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि आप दोनों करिए। क्यों नहीं करेंगे आप दोनों? जितनी मात्रा में आप कर सकते हैं आप करिए, जिस कैपेसिटी में आप कर सकते हैं आप करिए। कोई भी स्टार्ट छोटी नहीं है, आपसे जितना बन सकता है, जो बन सकता है आप करिए। आप म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपए से लेकर आप निवेश शुरू कर सकते हैं और वो धीरे 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 आप स्केल अप करके करोड़ों रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। उसी तरह आप अपना इंटरेस्ट बर्डन धीरे धीरे करके कम करते जा सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट चुकाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक बड़े लोन में, होम लोन स्पेशली। आपका पूरा गोल ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट बर्डन जो है कम हो जाए। इंटरेस्ट बर्डन कम होगा तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, आपके पास निवेश करने के लिए भी ज्यादा पैसे होंगे कविता। और अगर आप समय दें तो इसमें थोड़ा सा मैं मैथ शेयर करना चाहूंगा, शायद इस सवाल में या अगले सवाल में, कि मतलब 2-3 टेक्निक्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं। इसको हम हाफवे मार्क कहते हैं, इसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। तो ये मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। हाँ, नहीं बिल्कुल हेमंत, बताइए ना, कैलकुलेशन समझाइएगा। देखिए, हाफवे मार्क की बात करते हैं। जब आपका ईएमआई होता है, ईएमआई में आपका ब्रेक इवन में ये होता है कि आप जब ईएमआई लेते हैं उसमें कुछ परसेंट प्रिंसिपल की तरफ जाता है और कुछ इंटरेस्ट की तरफ जाता है, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने जल्दी हो सके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट सेम हो जाए ईएमआई में, राइट। इस ब्रेक इवन मार्क को पहुंचने में आपको बहुत साल लग जाते हैं, जहां पे आपकी ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों बराबर हो रहे होते हैं। 10 साल में इसको 23 महीने लगते हैं। 10 साल के लोन में 15 साल का लोन लिया है तो इसमें करीब 80 महीने लग जाते हैं। अगर 20 साल का लोन है तो इसमें ऑलमोस्ट 12 साल लग जाते हैं। अगर 25 साल का लोन है तो ऑलमोस्ट 200 महीने लग जाते हैं। ये क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन जो होता है फ्रंट लोडेड होता है, आपके शुरुआती सालों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप उस चीज को एक्सेलरेट कर सकते हैं और जल्दी से ब्रेक इवन मार्क पे पहुंच सकते हैं, और वहां से आपकी जो डेट फ्री लाइफ है, जो डेट बर्डन है वो कम होता जाएगा, वो जर्नी एक्सेलरेट होती जाएगी। तो आप तेजी से अपना इंटरेस्ट कम करेंगे और तेजी से डेट से बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा है हाफवे मार्क। वो बेसिकली ये है कि आपने जो लोन लिया है उसका आधा चुकाने के लिए आपको ज्यादातर समय देना पड़ता है लोन का। 10 साल के लोन में आपको करीब 6 साल लग जाते हैं, और 15 साल के लोन में करीब 10 साल लग जाते हैं, 20 साल के लोन में करीब 17 साल लग जाते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि आप इस जर्नी को एक्सेलरेट करें और जल्दी से उस हाफवे मार्क तक पहुंच जाएं जहां पे आपका आधा लोन चुक गया है, और उसके बाद से आपकी जो जर्नी है एक्सेलरेट होती जाएगी। आप जल्दी से जल्दी डेट से निकल जाएंगे। बेसिकली ये 2 टिप्स मैं शेयर करना चाहता था। बहुत ही बढ़िया टिप्स, और मेरे ख्याल से नुस्खा कहूँगी मैं इसको, जो आपने शेयर किया है। और अगर ये लोग समझ जाएं और इस पर अमल कर ले तो काफ़ी फ़ायदे में भी रहेंगे। अपर्णा, अब आपके पास हम बहुत ही जटिल सवालों के साथ आ गए हैं। सवाल अब ये है कि देखो, आप तीनों से जब मैंने बात की और आप तीनों से जब मैंने अपने अपने कर्ज के बारे में पूछा, तो मुझे ऐसे कहीं नहीं लगा कि आप लोग किसी भी तरह से कर्ज नहीं लेने में विश्वास रखते हैं। आप तीनों ने कर्ज लिया है, क्रेडिट कार्ड भी आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अपर्णा, आपने कहा शायद 3 क्रेडिट कार्ड हैं आपके पास। तो अब मुझे ये बताइए, क्योंकि हम कर्ज की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल लोन के बढ़ते नंबर्स की बात कर रहे हैं, आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। अक्सर लोगों को बेसिक मैनेजमेंट, या अगर हम यूसेज की बात करें, क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं, उसको लेकर अधिक समझ नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड लोग बटोर बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसका समझदारी से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप 3 इस्तेमाल करती हैं,
किस खर्च के लिए कौन सा कार्ड इस्तेमाल करती हैं, तीनों की जो बिलिंग डेट्स हैं वो आप कैसे ध्यान में रखती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कार्ड्स हैं तो फिर आप लगातार स्वाइप ही करती जा रही हैं, सोच समझ कर भी करती होंगी। तो जब कोई चीज़ पर इस्तेमाल कर रही हैं तो क्या सोच कर इस्तेमाल कर रही हैं, कैसे ये इंश्योर कर रही हैं कि ये खर्चा मेरे लिमिट के अंदर है, जितनी चादर है उतना ही पैर जो है फैलाना चाहिए, इस बात का ख्याल आप कैसे रखती हैं फिर? मेरा एक क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट साइकिल है वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ को है, एंड जो दूसरा कार्ड है वो लास्ट वीक ऑफ द मंथ है। सो ऑलमोस्ट थ्रू द मंथ आई हैव अ क्रेडिट कार्ड दैट आई कैन स्वाइप, एंड जो तीसरा कार्ड है वहां पे मेरे को पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, सो आई यूज इट ओनली फॉर माई बिग टिकट परचेजेस। सो दिस इज हाउ आई हैव स्प्लिट माई 3 कार्ड के ऊपर मेरे एक्सपेंसेस। एंड मैंने कभी भी, दैट इज अनदर थिंग दैट आई वांट टू रेज हियर ऑन दिस शो टुडे, अब्रॉड जब मैं थी, क्रेडिट कार्ड का अगर आप ऑटो डेबिट सेट करते हो तो आपके ड्यू डेट के 2 ही दिन पहले वो डेबिट होता था। इंडिया में मैंने देखा है अगर आप ऑटो डेबिट सेट करते हो तो वो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन पहले ही आपका फंड डेबिट होता है। सो इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग एज एन यूजर टू सेट अप एन ऑटो डेबिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड बिल। बट ये जरूर है कि आपको इतना फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपके जो ड्यू डेट है आपको याद रहने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चेक से पे करते हो तो 3 से 4 दिन पहले कर लो, नहीं तो आजकल हम सारे ही नेट बैंकिंग में कंफर्टेबल है, तो नेट बैंकिंग को जैसे मैंने कहा आप उस दिन सुबह भी आप उसको पे कर सकते हो। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप अपना क्रेडिट साइकिल जो पेमेंट साइकिल है उसको आप मेंटेन करो। दूसरा, यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट कि आपका ड्यू डेट कब है और आपको उस महीने आपका क्या अमाउंट है, एंड यू मेक श्योर कि उतना पैसा आपके अकाउंट में है तब। बिकॉज अगर जैसे मैंने कहा एक कार्ड जो है मेरा मंथ एंड का है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि उतना पैसा मेरे अकाउंट में है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। एंड एज अ रूल मैंने कभी भी कार्ड्स पे आउटस्टैंडिंग पे मैंने ईएमआई के चक्कर में मैं आज तक कभी पड़ी नहीं हूँ, कविता। और इसी बात को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा रितेश, अगर मैं यंग इंडिया के संदर्भ में पूछना चाहूँ, एस्पिरेशनल इंडिया के संदर्भ में पूछना चाहूँ, जितनी भी समस्याओं की हम बात कर रहे हैं अधिकतर उसी एज ग्रुप से आ रही है, उसी युवा भारत की तरफ से आ रही है। ऐसा युवा भारत जो कि निवेश भी कर रहा है, ऐसा युवा भारत जो खूब धड़ल्ले से कंज्यूम भी कर रहा है, ख़रीदारी भी कर रहा है और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है। फिलोसफिकल और ज़िंदगी जीने के लिहाज से बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि वो एस्पिरेशनल है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें होती है उससे वो वाकिफ़ नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ लड़खड़ा रहा है, जो चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ मैं इशारा पर्सनल लोन्स की तरफ कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की कर रही हूँ, तमाम तरह के जो लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं उस पर कर रही हूँ, जो घर खर्च स्पेकुलेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी बात कर रही हूँ, लोन लेकर पैसे लगा रहे हैं घाटा हो रहा है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब ये जो गैप है रितेश, जो आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं एक इन्वेस्टर के तौर पर, या मे बी एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को आर्थिक तौर पे आज़ाद देखना चाहता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए फ़िलहाल जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके गैप को आप कैसे भरेंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। हम सब जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हमारी काफ़ी सालों से यही कोशिश है कि हम लोगों को इस राह पर लेकर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम युवा की बात करें तो शायद माता पिता की तरफ से कोई हैंड होल्डिंग उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पाते हैं। आज का युवा तो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से, शायद हम जो ये बात कर रहे होंगे वो अपने आप को इस बात के और परे समझता भी हो, है ना, बट फिर भी एक गैप है, फिर भी एक परेशानी है जो वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। रितेश, कैसे आप उनकी हेल्प करेंगे? देखिए कविता, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। आई थिंक देयर इज ये बहुत ज्यादा जरूरत है एक फाइनेंशियल एजुकेशन की। एक लोन जब बिगड़ जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये एजुकेट करना बोरोवर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इम्पल्सिव स्पेंड्स में आके जो एस्पिरेशनल परचेजेस हो रहे हैं उसके EMI डिफॉल्ट्स का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है उसको समझने की जरूरत है। ये बताना कि एक लोन लेकर एक लोन को रीपे करना इज नॉट द ऑप्शन एंड वन शुड नॉट गो फॉर दैट लोन स्टैकिंग जो हम बोलते हैं। और एक क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट वाले साइकिल में या क्रेडिट कार्ड के स्पेंड को EMI कन्वर्ट करने के लिए साइकिल में जाना एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप है। सो कविता, पर्सनल फाइनेंस एज अ टॉपिक ना किसी बिजनेस स्कूल में, ना किसी लिबरल आर्ट स्कूल में, ना किसी रेगुलर स्कूल में सिखाया जाता है, ना किसी कॉलेज में सिखाया जाता है। एंड आई बिलीव देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। सो आई थिंक एक एजुकेट करना एक बोरोवर स्कोर, स्पेशली कंट्री हमारे जैसे इंडिया में जहां पे 65% ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 है एंड वेरी वल्नरेबल टू easy availability of credit, easy availability of sudden consumerism that has come in. एजुकेट करना क्रेडिट के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है और आई थिंक ये पहल लेनी पड़ेगी एक कस्टमर को समझने की कि कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ज्यादा डेट में रहने के, और खुदा न खास्ता अगर डिफॉल्ट सिचुएशन आ जाए तो क्या हो सकता है। तो एक पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी is extremely important. And I can tell you, Kavita, that even in an advanced economy like US and UK, the very understanding of personal finance is not there, unfortunately. And even in India, we are kind of seeing the same trend that एक millennial हो गया है, Gen Z हो गया, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप एक रेगुलर कस्टमर, एवरीडे कस्टमर से पूछेंगी कि APR क्या है, and I can tell you that 9 out of 10 will not be able to answer that question कि what is an APR. So ये एक financial literacy is a very strong initiative that needs to be done. I think some of the government is taking some steps, the regulators are taking some steps, but largely I think even lending institutions, we are also trying to do that bit from our side. I think there is a definite need for consumer education about debt and personal finance. बिल्कुल हेमंत, मैं चाहती हूं कि रितेश ने जहां पर जवाब छोड़ा है वहीं से आप आगे ले जाइए। इन्होंने सरकारी एजेंसीज और रेगुलेटर्स की भूमिका के बारे में कहा जो कि अपने हिसाब से सही रोल निभा रही हैं, अपने हिसाब से सही कड़े कदम उठा रही हैं। लेकिन हेमंत, भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, उसकी ज़रूरतें बदल रही हैं। अब ऐसे में क्या हमें और ज़्यादा सख्त कदमों की ज़रूरत है? एटलीस्ट जिस तरह का डेटा सामने आ रहा है कितना चिंताजनक है और किस तरह की सख्ती बरतनी भी चाहिए, किस किस एरियाज में? जहां तक लेंडिंग की बात है, आई थिंक हमने कल भी यही डिस्कस किया था कि आप ज्यादातर डेटा जो देखें बोरोवर्स का, ज्यादातर बोरोवर्स इस कंट्री में प्राइम बोरोवर्स हैं, मतलब उनकी क्रेडिट हैबिट्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, वो समय से लोन चुका पाते हैं, समय से क्रेडिट कार्ड ड्यूज चुका पाते हैं। आई थिंक एक एस्पिरेशनल क्लास अभी डेवलप हो रहा है जो बहुत यंग है, जिसने अभी अभी वर्कफोर्स ज्वाइन किया है और वो अपने आप को फाइनेंशियली एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो लोन ले रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और शायद उन्हें कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। पर कविता, अगर कोई एक 1 पॉइंट आपको रिकॉर्ड चाहिए अपने फाइनेंशियल हेल्थ का, वो आपका क्रेडिट स्कोर है। अगर आप किसी भी फॉर्म का क्रेडिट यूज करते हैं, आपने लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने पर्सनल लोन लिया है, होम लोन लिया है, कुछ भी लिया है, आप एवरी मंथ, वंस अ मंथ आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें, क्योंकि वो बहुत इंस्ट्रक्शनल है और उसमें वो सारा इंफॉर्मेशन होगा जो आपको अपने क्रेडिट हेल्थ के बारे में समझना जरूरी है। और आपकी क्रेडिट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी। ये सिर्फ क्रेडिट साइड पे है, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में टच अपॉन नहीं करूंगा, पर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में वो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके लेट पेमेंट्स के बारे में या टाइमली पेमेंट्स के बारे में, आप कितना लोन यूज कर रहे हैं, कितना आपका यूटिलाइजेशन है, आपने कहाँ अकाउंट्स खोल रखे हैं, क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है, आपके नाम पे कोई लोन अकाउंट खोल दिया गया है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगी। इट इज अ 1 पॉइंट रिसोर्स जहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा अपनी हेल्थ के बारे में, और अगर हेल्थ खराब है, क्रेडिट हेल्थ खराब है, तो उस हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें वो भी इंफॉर्मेशन वहां पे दिया जाएगा। सो ये
अपने फाइनेंशियल हैबिट्स में ये आदत भी डाल लेना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर वो आदत बना लेंगे कि आप हर महीने चेक कर रहे हैं कि आपका स्कोर कितना है, आप 750 पे हैं तो आपकी इच्छा होगी कि आप 775 जाएं, आप 775 पे हैं तो आपकी इच्छा होगी आप 800 जाएं, आप 800 के ऊपर आ गए हैं तो आपका इंटेंशन रहेगा कि वहीं रहें, क्योंकि अब वहां पे रह के आपको बेस्ट लोन ऑफर्स मिलेंगे, बेस्ट क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, आपकी क्रेडिट हेल्थ अच्छी है। और यही आपके लिए बेस्ट है कि आपका स्कोर अच्छा हो, आप अलग अलग क्रेडिट प्रोडक्ट्स के लिए एलिजिबल हों, और आप एक रेगुलर हैबिट भी बना रहे हैं जहां पे आप ट्रैक कर पा रहे हैं अपनी आदतों को, जहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है। तो आई थिंक ये आदत बना लेना बहुत जरूरी है कि आप हर महीने एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। कविता, मेरे ख्याल से ये आपकी फाइनेंशियल हैबिट में आ जाना चाहिए। लेकिन पढ़ना मेरे ख्याल से जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसको लेकर जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में अगर मुझे कोई जानकारी आपसे चाहिए हो तो वो क्या है? किस वजह से लोगों की क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा ख़राब हो रही है? पिछले बीते सालों में क्या ऐसा ज़्यादा हुआ है कि लोगों की स्कोरिंग ख़राब ज़्यादा हो रही है? और लोग कितना समझ पा रहे हैं कि समय रहते आपकी क्रेडिट रेटिंग सुधर जाए ताकि इसका बुरा इम्पैक्ट ना हो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर और आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर? कुछ ट्रेंड्स बताइएगा, क्या ख़ास निकल कर आ रहा है? ज्यादातर पर्सनल लोन के लोन्स, लाइक आई सेड यस्टरडे आल्सो, नंबर ऑफ पर्सनल लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड वहां पे डिलेड पेमेंट इज बिकमिंग अ ट्रेंड, सो पीपल आर नॉट एबल टू पे ऑन टाइम। तो ओवरऑल अगर आप 6 महीने का उनका आप डेटा देखेंगे तो टाइम मतलब पेमेंट्स हुए हैं, दो EMIs हैव नॉट बीन मिस्ड but it is not on the due date, so there is a trend where there is a consistent late payment का एक issue है। Secondly, largely what I am seeing in the last 1 year especially is SMEs जो है वहां पे एक almost like a uniform problem हो गया है, like it is like a like a pandemic there। मैक्सिमम डिफॉल्ट्स है, मैक्सिमम डिलेड पेमेंट्स है एंड उनके यहाँ पे डायरेक्टर या जो भी पार्टनर है उनके पर्सनल लोन्स, उन्होंने अपना होम लोन लेके उसको बिजनेस में डाला हुआ है, सो देयर इज लॉट ऑफ हॉच पॉच देयर। तो वो जो पोर्टफोलियो है वो भी एक मेसी वाला पोर्टफोलियो है एंड इंडिविजुअल अगर मैं देखूं तो लार्जली लेट पेमेंट का एक ट्रेंड है। आज इतना जरूर है कि लोग अगर एक भी लोन डिफॉल्ट करते हैं तो उनको नया कोई कार्ड या लोन मिल नहीं रहा है। सो मल्टीपल एक साथ डिफॉल्ट्स वो पहले होते थे, आजकल उतना थोड़ा कम है, बट लार्जली लेट पेमेंट, सो विच मीन्स जो कैश फ्लो है वो बंदा मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका इनकम घर के लिए एज अ फैमिली फिक्स्ड है, आपके मल्टीपल कमिटमेंट्स है। अगर वो आप टाइमली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यही हुआ कि जो इनकम आ रहा है उससे ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर हो रहे एंड दैट इज वेयर कुछ बच नहीं रहा है जहां पे आप ये EMI टाइमली पे कर पाओ। सो इट इज बेसिकली कैश फ्लो मैनेजमेंट विच इज गोइंग हेवायर एट दी फैमिली लेवल एंड ये आई थिंक इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज। कविता, ख्याल से आप तीनों जब बातचीत कर रहे थे तो एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आई वो ये है कि ये जो चर्चा है इस समय हो रही है जहाँ पर लोग त्योहारी खरीदारी के लिए अब निकल चुके हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चर्चा को सुने और संज्ञान ले और इससे कुछ टेक अवे जो कि तुरंत प्रभाव पर वो अमल कर सकते हैं एक अहम सीख के तौर पे ली जा सकती है। बहरहाल सवाल बहुत है, चर्चा के पैमाने भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, समय निकाला और आज दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इंडिया इन्वेस्टर वीक का ये पहला पड़ाव ही पूरा हुआ है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दर्शकों के सवाल जवाब और हमारे साथ जुड़ेंगे विश्वजीत पराशर जो कि लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ब्रेक के बाद